दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूँ और आज मैं पश्चिमी राजनीतिक चिंतकों की श्रृंखला में उपस्थित हुआ हूँ एक नए विचारक पर बात करने के लिए, और ये हैं मैकियावेली। दोस्तों, ब्रिटेन में एक कहावत प्रचलित है कि जो राजनीति है वो दुष्ट व्यक्ति का अंतिम आश्रय स्थल है। पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ए स्काउंड्रल, ऑफ ए रोग। ये एक ब्रिटिश कहावत है। राजनीति, जो व्यवहारिक राजनीति है, अगर आज हम देखें, चाहे वो एक देश के भीतर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो उसमें धोखेबाजी, चालाकी जैसी बातें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। तो एक नकारात्मक छवि उभर कर आती है राजनीति की, कि राजनीति जो है वो षड्यंत्र, धोखेबाजी, प्रपंच आदि तत्वों का सम्मिश्रण है। तो ऐसे ही विचारक हुए हैं मैकियावेली, जो हमारी इस धारणा की पुष्टि करते हैं। उनके विचारों में यही बातें पाई जाती हैं। वो व्यवहारिक जो राजनीति है देश और दुनिया की, उस पर चिंतन करते हैं, उस पर मंथन करते हैं और इस प्रकार से अपने विचारों से हमें अवगत कराते हैं। मैकियावेली को पुनर्जागरण का दार्शनिक माना जाता था। उसके विचारों पर अपने युग की स्पष्ट छाप अंकित है, ऐसी मान्यता है। अगर डनिंग के शब्दों पर गौर किया जाए तो कहते हैं कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी वास्तव में अपने दौर का शिशु था। अर्थात मैकियावेली का जो समय था, उनका जो युग था, जिस समय वो जन्मे, जिस समय वो रहे, उनका जो जीवन काल था, वो दरअसल एक नए युग की शुरुआत भी थी। और नए युग में होने वाली नई नई बातों का इस विचारक पर प्रभाव पड़ा, और इस प्रभाव को हम उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। तो कुल मिला के जो डनिंग की ये बात है कि द ब्रिलियंट फ्लोरेंटाइन वॉज इन द फुलेस्ट सेंस द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। These are the words of Dunning in his book Political Theories about Machiavelli. तो डनिंग के शब्द जो हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं। पुनर्जागरण या रेनेसां के समय का होने के कारण मैकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहते हैं। इसमें दो राय नहीं कि प्रत्येक विचारक पर उसके युग का प्रभाव पड़ा है। उसके अनुभव, उसके दर्शन का मजबूत आधार होते हैं। हम अपने जीवन में जो अनुभव करते हैं वो हमारे विचारों को प्रभावित करता है। ऐसे अनेक विचारक हुए हैं जिनके विचार परिवर्तित होते रहे हैं उनके ही जीवन काल में। आप एम.एन. रॉय को देखें कि उनके विचारों में अनेक परिवर्तन आए हैं समय समय पर। तो जो तजुर्बे होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उनका ज़रूर असर पड़ता है व्यक्ति के विचारों पर। पीटर मॉरिट्सबर्ग में गांधी जी को ट्रेन से बाहर किया गया था, उन्हें अपमानित किया गया था, और तब जाकर कहीं उन्हें एहसास हुआ था कि जो साधारण मनुष्य हैं वो कितनी यातना भुगत रहे हैं। ऐसा अनुभव गांधी जी को हुआ था। अगर हम कबीरदास जी के दर्शन में उनके युग की प्रचलित कुरीतियों के अंश को देखें तो साफ तौर पे जाहिर होता है कि जो कबीरदास जी व्यथित थे अपने दौर में जो प्रचलित कुरीतियां हैं समाज में उनसे, और वो चाहते थे कि समाज
आधुनिक विचारों से युक्त बने। ज़रूर अपने आसपास के वातावरण में कबीरदास जी ने ऐसी प्रथाओं का अनुभव किया होगा। पंडित नेहरू की जो विदेश नीति थी उससे स्पष्ट हो जाता है कि अनेक बलिदानों के पश्चात प्राप्त आज़ादी को भारत सर्वाधिक महत्व दे रहा था। मैकियावेली निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावित हुआ था अपने दौर से, अपने युग से। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि मैकियावेली 15वीं सदी के दौर वाले इटली में न पैदा हुआ होता तो उसके विचार अलग भी हो सकते थे। उसने अपने समय में प्रचलित बुराइयों, अनैतिकता, छल और होने वाले षड्यंत्रों को भली भांति देखा और इसका प्रभाव उसके दर्शन पर भली भांति जरूर दिखाई देता है। उसने न केवल विचार व्यक्त किए बल्कि उनके समाधान भी प्रस्तुत किए। प्रिंस, डिस्कोर्सेस और द आर्ट ऑफ वॉर जैसी उसकी जो कृतियां हैं इस ओर संकेत करती हैं। सेबाइन कहते हैं कि उसके युग का कोई अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ इसे मैकियावेली ने देखा था। मैकियावेली इटली को सबसे बेहतर तौर पर जानता था। कुल मिला के मैकियावेली अपने देश के प्रति बेहद संवेदनशील था, एक देशभक्त था और उसके देश इटली में जिस तरह से राजनीतिक विघटन का दौर चल रहा था, जिस तरीके से आपस में ही इटली के विविध जो राज्य हैं वो आपस में ही संघर्षरत थे, मैकियावेली इन सब से परेशान हो जाता था और उसका स्वप्न हो जाता था कि किस तरीके से इटली को बाकी देशों जैसा मजबूत और संपन्न बनाया जाए। 16वीं सदी आते आते यूरोप में अनेक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आरंभ हो चले थे। जहां एक और राजतंत्र के बढ़ते प्रभाव का असर सामंतों की शक्ति पर पड़ा था, तो वहीं दूसरी ओर पोप के कारण प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं का अंत भी हुआ था। इस पृष्ठभूमि में अनेक देशों में निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना की गई थी। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन इनमें से प्रमुख देश हैं। राजतंत्र बेहद मजबूत व्यवस्था के तौर पर उभर रहा था। सत्ता कठोरता से केंद्रीकृत हो रही थी और इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ था कि आंतरिक और बाह्य दृष्टि से ये राज्य अत्यंत सुदृढ़ थे। मैकियावेली इन शासन व्यवस्थाओं से अत्यंत प्रभावित था और वो चाहता था कि इटली भी ऐसा ही मजबूत देश बने। दुर्भाग्य से इटली उस समय टुकड़ों में बटा हुआ था और एक केंद्रीय शासन का वहाँ नितांत अभाव था। प्रिंस और डिस्कोर्सेस जैसी रचनाओं में मैकियावेली इटली में सुदृढ़ केंद्रीय शासन व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डालता है और एक तरह से मैकियावेली चिंता व्यक्त करता है इटली की दुर्दशा पर, इटली की दुर्गति पर और इसके समाधान के लिए वो इटली का एक मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था के अधीन आना जरूरी समझता है। मैकियावेली जिस दौर में जन्मे और रहे वह यूरोप का एक महत्वपूर्ण और निर्णायक काल था। इस दौर में ज्ञान का नया प्रकाश झलक रहा था, पुरानी मान्यताएं समाप्त हो रही थीं और नए मूल्य अपनी जड़ें जमा रहे थे। इसका असर कला, संस्कृति, विज्ञान, समाज और दर्शन पर पड़ रहा था। मध्यकाल के विचारों के प्रति लोगों की श्रद्धा कम हो रही थी। वे प्राचीन यूनान के गौरवशाली इतिहास के प्रति अधिक उन्मुख होने लगे थे। सामंतवाद के समाप्त होने और राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने से राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा बदलाव भी आ रहा था। तर्क और बुद्धि पर जोर दिया जा रहा था। धर्म और नैतिकता के मानक बदल रहे थे। मैकियावेली पर इन सब का निश्चित रूप से असर पड़ रहा था। इस दौर में जो ये बातें हो रही थी उनका। इसके अलावा भी इस दौर में लोगों का धर्म के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा था। राजा नैतिक नियमों से नहीं बंधे रह सके थे और इसका असर सामान्य लोगों पर भी पड़ रहा था। मैकियावेली धर्म और नैतिकता के संबंध में नितांत नए दृष्टिकोण के साथ उपस्थित होते हैं। वो इसी वजह से प्रिंस में राजा को सलाह देते हैं कि उसे धर्म और नैतिकता से विमुख होकर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण करना चाहिए। उसकी ये सलाह अपने युग से कोई देखा जाए तो अलग नहीं थी, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड में ऐसा
पहले से ही होता आ रहा था और यही वजह थी कि फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश बेहद मजबूत देश के तौर पर उभर रहे थे और यही बात मैकियावेली को आकर्षित करती थी। यह एक ऐसा दौर भी था जब इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस जैसे देशों में राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। यूरोप में राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय की भावना जोर पकड़ रही थी, तो इटली बिखराव का शिकार था। इटली 5 राज्यों में विभाजित था: नेपल्स, डची ऑफ मिलान, रोमन चर्च प्रदेश, वेनिस और फ्लोरेंस में। ये इटली के राज्य आपस में ही टकराते रहते थे, आपस में ही संघर्षरत थे, छोटी छोटी बातों को लेके लड़ते झगड़ते रहते थे। पोप से समर्थन मिलने के कारण फ्रांस और स्पेन जैसी शक्तियां इटली में जब चाहें तब हस्तक्षेप किया करती थीं। ये बातें इटली को कमज़ोर किए हुए थीं। मैकियावेली इन सबसे तंग आ चुका था। वो अपने देश इटली को फ्रांस जैसा शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। मैकियावेली का संपूर्ण चिंतन इन्हीं बिंदुओं के इर्द गिर्द, इन्हीं बिंदुओं के आसपास घूमता हुआ हमें नजर आता है। इन बातों से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि मैकियावेली अपने युग का एक बौद्धिक उत्पाद था। ही वॉज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एज। डनिंग के शब्दों में फिर से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि वो अपने युग का शिशु था। इसी तरह से W.T. जोन्स मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट में लिखते हैं कि मैकियावेली इज एन एक्सेलेंट एपिटम ऑफ हिज टाइम्स, अर्थात मैकियावेली अपने युग का सर्वोत्तम प्रतीक है। और इस तरह से मैकियावेली का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ यूरोप में, जिन परिस्थितियों में वो यूरोप में रहा, उसका असर जो है हमें दिखाई देता है उसकी रचनाओं में, उसके विचारों में। मैकियावेली का जो जन्म है वो सन 1469 ईस्वी में फ्लोरेंस में हुआ था। जब वो महज 58 वर्ष का था तो 1527 ईस्वी में उसका निधन हो गया था। जब वो 25 साल का था तो उसने अपने करियर की शुरुआत की और ये शुरुआत थी एक लिपिक या क्लर्क के तौर पर। और चूंकि वो प्रतिभाशाली तो था ही, तो इसी अपनी प्रतिभा के दम पर वो द्वितीय सचिव के पद तक जा पहुंचा। बाद में लोगों ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और फिर उसे अन्य देशों में फ्लोरेंस गणराज्य के राजदूत के तौर पर या एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया। और ये 1-2 बार नहीं हुआ बल्कि 23 बार, कुल मिला के देखा जाए तो 23 बार मैकियावेली अन्य देशों में राजदूत रहा। और जब वो राजदूत था तो उसने इस अवधि में, इस कार्यकाल के दौरान उसे अनेक कूटनीतिक, राजनीतिक चालबाजियों का, छल का और षड्यंत्रों का ज्ञान हुआ कि कैसे जो कूटनीतिज्ञ हैं वो अपने षड्यंत्रों के द्वारा दूसरे देशों की व्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं अपने हितों को ध्यान में रखते हुए। तो उसने इस दौर में व्यावहारिक राजनीति का यह पक्ष भी देखा। इस अनुभव ने उसकी सोच और समझ दोनों को बेहद प्रभावित किया और इसका प्रभाव उसकी रचनाओं और दृष्टिकोण में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अपने जीवन काल में मैकियावेली ने अनेक रचनाएं की। डिस्कोर्सेस ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ लिवी, प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और द आर्ट ऑफ वॉर हैं। ये प्रमुख रचनाएं हैं मैकियावेली की। मैकियावेली की अगर अध्ययन पद्धति की बात की जाए तो मैकियावेली की अध्ययन पद्धति अरस्तू से मिलती है। उसने प्रचलित पद्धति का अनुसरण नहीं किया अपने दौर की, बल्कि इस प्रकार उसने अपने आप को अपने युग से अलग किया और मध्य युग की जो निगमनात्मक पद्धति थी उसका अंत कर दिया। जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि मैकियावेली का मुख्य प्रश्न इटली का एकीकरण था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली था। तो वो कहता है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से मार्गदर्शित होना चाहिए। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि भविष्य में जो संभावित कार्य हैं उनको बीते हुए काल के आलोक में समझना चाहिए। अर्थात कल जो कुछ हो चुका है और कल जो होने वाला है उस पर कल की छाप जरूर होगी। अर्थात हमारा जो कल है बीता हुआ वो आने वाले कल पर असर डालता है। और इसी प्रकार से मैकियावेली सलाह देता है, परामर्श देता है कि हमारी जो भविष्य की योजनाएं होनी चाहिए वो इस आधार पर निर्मित होनी चाहिए
कि उन्हीं परिस्थितियों में लोगों ने बीते हुए कल में क्या किया था, किस तरह से रणनीति अपनाई थी, कैसे उन समस्याओं का मुकाबला किया था और किस तरह के निष्कर्ष निकाले थे। तो इतिहास का प्रयोग मैकियावेली अपनी अध्ययन पद्धति में विशेष रूप से करते हैं और इसी वजह से इनको अरस्तु का करीबी माना जाता है और ये माना जाता है कि मैकियावेली ने नई पद्धति को जन्म दिया और अपने दौर से वो पूरी तरह से अलग होकर ऐसा करते हुए नजर आते हैं अपनी गतिविधियों में, अपनी बौद्धिक गतिविधियों में। हालांकि इसकी आलोचना भी होती है और जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि मैकियावेली जो हैं उन्होंने जो इतिहास का जो प्रयोग किया है वो सिर्फ अपने परिणामों को पुष्ट करने के लिए किया है, ऐसा इनका उद्देश्य रहा है। मैकियावेली ने व्यवस्थित रूप से जो है ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया है, वैज्ञानिक रूप से प्रयोग नहीं किया है, बल्कि इतिहास का प्रयोग तो उसने अपनी बातों को जस्टिफाई करने के लिए किया है। तो ये मैकियावेली के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था। मैकियावेली पर उसके युग का क्या असर हुआ, मैकियावेली का जो बौद्धिक क्षितिज है उसमें कैसे उभार आया, उसका जो बौद्धिक उत्कर्ष है वो किन परिस्थितियों में हुआ, उसने अपने युग से क्या सीखा और युग की होने वाली घटनाएं उस पर क्या प्रभाव डाल रही थी। इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो उम्मीद है आपको मिल गए होंगे। हम मैकियावेली के अंतर्गत उसके अन्य विचारों पर भी विस्तार से चर्चा करते रहेंगे इस विषय में, और आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, आपके जो सुझाव हैं, उनका इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।